गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, लोकसभा के बारे में आप सबको पता होगा। लोकसभा में अभी फिलहाल जो मैक्सिमम सीलिंग, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है ना, वो करेंटली 550 है। ऑब्वियसली देखो, जो नंबर ऑफ एमपीज हैं अभी फिलहाल कम है, बट जो मैक्सिमम सीलिंग लगाई गई थी ना लोकसभा के मेंबरशिप के रिगार्डिंग, वो थी 550। पर अब यहां पर गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट लेकर आई है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यहां पर फ्लोट किया गया है, 131st अमेंडमेंट बिल, और साथ साथ इस पर डीलिमिटेशन बिल भी। अब इसमें होगा पता क्या, ये जो नंबर ऑफ सीट्स है ना लोकसभा के अंदर, दरअसल में इनको इंक्रीज किया जाएगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये बिल पास होता है तो मैक्सिमम 850 सीट्स यहाँ पे लोकसभा की हो जाएंगी। अब सवाल आता है कि कौन सी स्टेट्स की सीट्स बढ़ेंगी। देखो, सीट्स तो देखो सभी स्टेट्स की बढ़ेंगी, पर फर्क पता क्या है, कुछ स्टेट्स की सीट्स ज्यादा बढ़ेंगी, कुछ स्टेट्स की सीट्स कम बढ़ेंगी। देखो, अगर मैं बात करूं ना फिलहाल अभी सिचुएशन क्या है, आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में किस स्टेट की कितनी लोकसभा में सीट्स होंगी, ये डिसाइड किया जाता है 1971 के सेंसस के बेसिस के ऊपर। और हर एक स्टेट के विद इन जो डिसीजन लिया जाता है वो है 2001 के सेंसस के ऊपर। तो टोटल कितनी सीट्स होंगी 1971 का सेंसस, उस स्टेट्स में कौन से एरिया में कितनी कितनी सीट्स, कैसे सीट्स को डिवाइड किया जाएगा, वो 2001 के सेंसस के बेसिस पे होता है। अब क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ी है समय के साथ, सो दैट इज वाई सीट्स तो सबकी बढ़ेंगी। पर फर्क पता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश और बिहार की, इनकी सीट्स काफी ज्यादा बढ़ेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो सीट्स हैं वो 80 हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद लगभग ये सीट 50 से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि 130 प्लस, लगभग 138 के राउंड इसकी सीट हो जाएंगी। अगर मैं इसको परसेंटेज में बताऊं ना, तो अभी यूपी से लगभग 14% एमपीज जो हैं सिलेक्ट होके आते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद ये लगभग 16% से भी ज्यादा हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड देखो, सीटें बिहार के साथ साथ, मतलब यूपी बिहार के साथ साथ केरला तमिलनाडु इन सब की भी बढ़ेंगी, पर इनमें बहुत ही कम इंक्रीज होगा। मान लो केरला की 2 सीटें या 3 सीटें बढ़ गई, इनकी बढ़ रही है 50-60 सीटें, इनकी बढ़ रही है 2 या 3 सीटें। अब उससे पता क्या होगा, इनका ओवरऑल परसेंटेज में जो शेयर होगा वो कम हो जाएगा। जैसे अगर हम केरला की बात करें, अभी 3.7% एमपीज जो है वो केरला से सिलेक्ट होते आते हैं। अगर ये प्रोसेस हो जाता है तो फिर केवल और केवल ये 2.7% बच जाएंगे। तो यानी कि ना, अगर हम बात करें सदर्न स्टेट्स की खासकर, इनको यहाँ पर एक नुकसान देखने को मिलेगा परसेंटेज टर्म्स के लिए। अब यहाँ पर हमारे जो भी हमारे लीडर्स हैं उनका ये बोलना है कि देखो, जो सरकार में है, ठीक है, गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हमें ये पता क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है उसको हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को हमें देनी है लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। तो जितनी जल्दी ये काम होगा उतनी जल्दी ही अच्छी बात होगी। बट ऑपोजिशन लीडर्स का ये बोलना है कि देखो, हो पता क्या रहा है, आप सीटें बढ़ा कहाँ पे रहे हो यूपी बिहार के अंदर, कम कहाँ पे हो रही हैं, केरला, मतलब कल कम करने का मतलब परसेंटेज टर्म्स में केरला, तमिलनाडु और अदर सदर्न स्टेट्स के अंदर, या फिर इवन आपके ऐसे स्टेट्स के अंदर जहां पर बीजेपी काफी कमजोर है। ठीक है, ज्यादा सदर्न स्टेट से उतनी सीट्स नहीं आती हैं बीजेपी को, या इवन पंजाब में भी थोड़ा इसके रिगार्डिंग रेजिस्टेंस है, वहां पर भी बीजेपी कमजोर है। तो ऑपोजिशन लीडर्स का यहाँ पे ये कहना है। अब देखते हैं ये प्रोसेस हो पाता है या नहीं हो पाता। पर एक जो दिक्कत यहाँ पे फेस होगी ना, वो ये है कि हम चाहते थे 1971 के समय के ऊपर या 1976 में कि पॉपुलेशन ना कंट्रोल हो। सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल भी किया, और इनको पॉपुलेशन कंट्रोल करने का नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी परसेंटेज जो सीट्स हैं वो यहाँ पे कम हो चुकी हैं। अब देखते हैं आने वाले डेज के अंदर ये कैसे आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे हम आगे भी। दोस्तों, डेट है आज की 15 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है इंडिया एट इकोसॉक। सबसे पहले हम इकोसॉक के बारे में समझेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं ना यूनाइटेड नेशन की, अब आप लोग जानते होंगे यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें एक आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आ जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आ जाता है, और इसी तरह से एक उनमें से आपका एक इकोसॉक भी देखने को मिल जाएगा। अब जैसा नाम में है ना इकोसॉक, तो ये बात करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के रिगार्डिंग।
इसको 1945 में बनाया गया था यूएन चार्टर के अंतर्गत, और इसके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जो ज़्यादातर सेशन है वो जिनेवा में होते हैं, पर हेडक्वार्टर इसके आपको न्यूयॉर्क में ही देखने को मिलते हैं। अब एक बार ध्यान रखना, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करूं, यहाँ तो सभी की सभी मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। इकोसॉक में ऐसा नहीं होता। इकोसॉक में टोटल आपको 54 मेंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और इनको इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के टर्म के लिए, राइट। एंड इसके अंदर फिर अलग अलग बॉडीज होती हैं, जैसे कुछ रीजनल कमीशन हो गया, रीजनल मतलब एक स्पेसिफिक रीजन के लिए, मान लो एशिया पैसिफिक के लिए काम करने वाले, या फिर एक्सपर्ट बॉडीज हो गया, ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काम करती है। फिर यूएन एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, ये भी यूएन आपका इकोसॉक का ही काम है। एंड इस तरह से एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर राइट्स को आगे प्रमोट करना, ये इसका काम है। अब पॉइंट पता क्या है, अभी रिसेंटली इसके इलेक्शंस हुए, इकोसॉक के नहीं, इकोसॉक के अंतर्गत जो अलग अलग बॉडीज होती हैं उसके। अब इसमें ना भारत को 4 इकोसॉक बॉडीज में अनअपोज इलेक्ट किया गया। अनअपोज का मतलब सामने कोई था ही नहीं हमारे अगेंस्ट लड़ने वाला। मतलब इलेक्शन तो तब होगा ना जब हम हैं और सामने कोई है, तो सामने वाले ने अब खुद ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। जैसे अगर हम बात करें तो अभी भारत में 4 पोजीशन, जैसे कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, कमीशन ऑन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन, कमीशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट। इन चारों जो आपकी की फंक्शनल बॉडीज हैं, भारत इसमें यहाँ पे अनअपोज्ड यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। इसका क्लियर मतलब यही है कि भारत को बहुत अच्छी इंटरनेशनल सपोर्ट थी, इसीलिए लोगों ने, अलग अलग कंट्रीज ने भारत का साथ दिया, इसीलिए भारत अनअपोज्ड यहाँ पे सिलेक्ट हो पाया। और भारत के सिलेक्ट होने से फायदा यही होगा कि भारत अब दुनिया भर की डेवलपमेंट एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएगा। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है वुमनिया इनिशिएटिव। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर ये वुमनिया इनिशिएटिव है क्या, पर उसको समझने से पहले आई होप आप सबको जेम पोर्टल के बारे में पता होगा। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना जेम प्लेटफॉर्म या जेम पोर्टल की, इसका मतलब है गवर्नमेंट ई प्लेटफॉर्म, राइट। अब एग्जाम्पल से देता हूँ मैं। देखो, आप लोग ना ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, जैसे आप लोग अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, या और भी अलग अलग आप वेबसाइट से शॉपिंग करते होंगे, ठीक है। अब देखो, हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें खरीदनी होती हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें प्रोक्योर करनी होंगी, राइट। अब देखो, इसको ना ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कि अच्छा मान लो कि अपने मिनिस्ट्री को कुछ चाहिए, कुछ अपने एरिया में जो भी उनके ऑफिस वगैरह हैं वहाँ एसी लगवाने हैं, या फिर मिनिस्ट्री को कुछ और स्टेशनरी का प्रोसेस चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे चाहिए हो सकती हैं। अब इसमें ना करप्शन के बहुत ज़्यादा हैवी चांसेस होते थे पहले, बट हमने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी। ऑनलाइन करने से पता क्या हुआ है, जो जेम प्लेटफॉर्म हमने बनाया, इसके माध्यम से किस मिनिस्ट्री ने क्या प्रोक्योर किया है, किस प्राइस के ऊपर कितना प्रोक्योर किया है, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट तरह से हमें पता लग जाती है। जैसे आप अमेजोन से खरीदते हो ना, आप ऐसा समझ लो कि जो सरकारी मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस जेम प्लेटफॉर्म से खरीदती हैं, और इससे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरह से हमें यहाँ पे पता लग जाता है कि क्या प्राइस था और कौन कौन से कॉम्पिटिटर थे जो यहाँ पे सेम चीज को ऑफर करते थे। तो देखो, होता पता क्या है, अब इस तरह से अलग अलग आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एमएसएमईज हैं, ये भी अपना सामान बेच सकते हैं जेम प्लेटफॉर्म के ऊपर, और सरकार वो चीजें प्रोक्योर कर लेगी जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा सही दाम के ऊपर। अब हमने इसी में स्टार्ट किया वुमनिया इनिशिएटिव। ये लॉन्च हुआ था दोस्तों 2019 के अंदर। अब यहाँ पर फोकस ये था कि भाई ये जो जेम प्लेटफॉर्म है ना, इसके ऊपर हम ज्यादा प्रमोट करें वुमेन लेड एमएसएमईज को और आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। इससे पता क्या होगा, जो महिलाएं हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक मार्केट मिलेगी, मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेच पाएंगी। सरकार के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया, दैट वाज द एंटायर फोकस। और अगर हम बात करें ना इसके सक्सेस की, तो आप खुद नोटिस कर पाओगे कि 2 लाख से भी ज़्यादा जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वुमेन लेड, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। 13 लाख ऑर्डर वॉल्यूम जो है सिक्योर किए गए हैं महिला सेलर्स के द्वारा। 28,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनको यहाँ पे अवार्ड किया गया है। तो डेफिनेटली जो वुमेन इनिशिएटिव है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखती है वाया दिस जेम पोर्टल। अब इसमें बेनिफिट किसको होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो महिलाएं जो एमसीज को जो हेड करती हैं, और उसके अलावा आपके वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी यहाँ पे उसके
फायदे में देखने को मिल जाएंगे। बाकी महिलाओं के द्वारा कोई स्टार्टअप या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो सब हो गया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो आपके SC ST कम्युनिटी से आते हैं, रूरल महिलाएं हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो महिलाएं आती हैं, सब चीज़ें का बेनिफिट यहाँ पे वुमेन इनिशिएटिव के दौरान उनको दिया जाता है। अब हमने कोशिश पता क्या करी है कि सारा प्रोसेस बहुत आसानी से हो, ऐसा ना हो कि महिलाओं को कोई परेशानी हो। तो इसीलिए आपको रजिस्टर कराना है तो बहुत आराम से आप उद्यम पोर्टल के ऊपर जाकर खुद को रजिस्टर करा सकते हो। विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके साथ ही साथ एंड टू एंड ई प्रोक्योरमेंट है। एंड टू एंड मतलब कि हर एक काम, जैसे आपका बिडिंग का हो गया, ऑर्डरिंग का हो गया, इनवॉइसिंग का हो गया, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन सारा सिस्टम हो जाता है। अब उससे क्या होता है, कोई भी आपको यहाँ पे बीच में करप्शन का केस नहीं देखने को मिलता, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरह से ये सारी काम होती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए हमने यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव करी है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी, इनकी ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ पे करवाई जाती है। उससे क्या होता है, महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप और ज़्यादा निखर कर आती है। यही है हमारा वुमेनिया इनिशिएटिव। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग एक्सरसाइज डस्ट लिक। अब जैसा आपको पता होगा, ये जो एक्सरसाइज होती है इनमें ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किन दो देशों के बीच में हो रही है। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज डस्ट लिक है ना, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हर साल ये होती है। एक साल इंडिया में, एक साल उज्बेकिस्तान में। जैसे पिछले साल ये जो हुई थी ना, ये फॉरेन ट्रेनिंग नोड अनुत पुणे के अंदर हुई थी, सॉरी ऑन पुणे के अंदर। इस बार क्या है, इसका 7वां एडिशन जो हो रहा है वो आपका उज्बेकिस्तान के अंदर यहाँ पर हो रहा है। और ऐसे देखो, एक्सरसाइज का पर्पस यही होता है कि दोनों देश साथ में मिलकर अच्छे से काम कर पाएं। जैसे इस बार ना भारत की तरफ से टोटल 60 जो जवान हैं वो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 45 इंडियन आर्मी से हैं और 15 इंडियन एयरफोर्स से हैं। ऐसे अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उनकी तरफ से भी लगभग 60 पर्सनल ही हैं, उनकी आर्मी और एयरफोर्स से। तो इस तरह से दोनों साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, सो दैट अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करें एंड साथ में मिलकर हम कैसे काम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट कर पाए। आगे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है सरल AI। देखो, इसको समझने से पहले मैं आपको ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बता देता हूँ, हालांकि मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है। देखो, अनुसंधान का मीनिंग क्या होता है? अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D की बात करते हैं, दैट इज अनुसंधान। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट या रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए हमने एक एक्ट पास किया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023, एंड उसके माध्यम से ANRF को यहाँ पे बनाया गया। ये जो ANRF है ये काम करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि भाई देखो, साइंटिफिक रिसर्च को हमें प्रमोट करना है, इनोवेशन प्रमोट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि भारत की क्या प्रायोरिटीज है उसके ऊपर काम किया जाए। हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस, उनके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को और बेहतर किया जाए। ये काम है ANRF का। तो इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए ANRF बना रहा है सरल AI। देखो, आज के टाइम ना आप लोग नोटिस करते होंगे अलग अलग प्रकार की हमारे सामने रिसर्च होती है, और कई बार ये रिसर्च काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और देखो, आजकल तो बच्चे अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ते हैं, कोई मराठी में पढ़ रहा है, कोई अपना ठीक है तमिल भाषा में पढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो डिफ़िकल्ट रिसर्च है ना, ये आम भाषा के अंदर लोगों तक, हमारे रिसर्चर्स तक पहुँचे, ताकि उनको अच्छे से चीज़ें समझ पाएँ। तो उसके लिए ही बनाया जा रहा है सरल AI। ये क्या करेगा? 18 भारतीय भाषाओं के अंदर यहाँ पर कंटेंट को जनरेट करेगा, ताकि आम जनमानस तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होते हैं जिसमें कुछ रिसर्च बात की गई होती है, उसको यहाँ पे कंटेंट को जनरेट कर देगा। फिर कुछ छोटी छोटी वीडियोस, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस, बिजनेस ब्रीफ्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये प्रोड्यूस कर पा रहा है, ताकि रिसर्च आम लोगों तक यहाँ पर पहुँच पाए और ये रिसर्च रेलेवेंट हो पाए हर इंसान के लिए। दैट इज द फोकस ऑफ सरल AI, जिसको कि डेवलप किया जा रहा है बाय द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है केटरूडा के बारे में। देखो, इसको समझने के लिए ना कि केटरूडा है क्या, आज के समय बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। मैं थोड़ा सा पहले आपको इम्यूनोथेरेपी के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? इम्यूनोथेरेपी जैसे नाम में है ना, इम्यून, तो दरअसल में हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये बेहतर बनाता है। ये ऐसी एक ट्रीटमेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा या फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करेगा। पर मेजर इसका जो बात होती है ना, वो कैंसर के स्पेसिफिक होती है। कि मान लो किसी डिजीज से लड़ना है, वो तभी लड़ पाएंगे अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करना, उसको मॉडिफाई करना, उसी को हम इम्यूनोथेरेपी यहाँ पे बोल देते हैं। सर कैसे काम करता है ये? देखो, यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजीज सेल हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कैंसर सेल्स हो गया, हम क्या चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट प्रॉपर
टारगेटेड एक्शन हो, टारगेट मतलब सिर्फ उन्हीं वाले सेल्स को किल किया जाए, सभी सेल्स को किल नहीं करना, सिर्फ डिजीज सेल्स को यहाँ पे किल करना है। और कई केसेस में तो क्या होता है, वो लंबे समय तक याद कर लेता है कि नहीं यार ये वाला जो सेल है ना, ये गड़बड़ वाला सेल है, तो लंबे समय तक भी हमें उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये होता है इम्यूनोथेरेपी। अब एक ना बहुत फेमस ड्रग है, ठीक है, जो लोगों के कभी ना कोई दूर का रिश्तेदार भी अगर उनकी फैमिली में कभी बीमार हुआ है कैंसर वगैरह से, तो उनको केटरूडा के बारे में तो डेफिनेटली पता होगा। देखो केटरूडा ना एक ऐसी दवाई कह सकते हो आप, जो कि बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल की जाती है कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर। पर आज के टाइम के ऊपर ना ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी बहुत सारी नकली जो दवाई है वो यहाँ पर आज के टाइम आपको मार्केट में देखने को मिल रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों में सेफ्टी कंसर्न के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ गए हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस केटरूडा के बारे में। केटरूडा की अगर हम बात करें तो ये कैंसर ट्रीटमेंट का पार्ट है। देखो उस कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सी चीज़ें आती हैं, रेडियोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, और अगर मान लो बहुत ज़्यादा इशू आ जाए तो सर्जरी भी करवानी पड़ जाती है, ठीक है। तो दरअसल में ये यही इम्यूनोथेरेपी ड्रग है केटरूडा, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि आप डिजीजेस से, खासकर कैंसर से लड़ पाओ। इसको बनाता कौन है? यूएस बेस्ड कंपनी है मर्क एंड कंपनी को, ये यहाँ पे इसको यहाँ पे बनाती है। और इसका चलो कमर्शियल नेम तो क्या याद रखना, बट अदरवाइज अगर हम बात करें ना कैसे काम करती है, देखो इसके फंक्शनिंग थोड़ी समझना। दरअसल में ये चेक पॉइंट इनहिबिटर इस क्लास को बिलोंग करती है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक पॉइंट इनहिबिटर? देखो होता पता क्या है, हमारी बॉडी में टी सेल होते हैं। ये हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के टी सेल होते हैं ना, यही हमारे इम्यून सिस्टम को यहाँ पे मतलब मेन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल यही है, ठीक है ना, जो कि हम लड़ते हैं किसी चीज़ के साथ। अब पॉइंट पता क्या है, यहाँ पर क्या होता है ना, जब कैंसर या कुछ और चीज़ें हो जाती हैं तो बॉडी के टी सेल हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते, पर हमें चाहिए कि टी सेल जाके अटैक करे जो भी कैंसर सेल्स है। तो चेक पॉइंट इनहिबिटर, ये जो आपके केट्रूडा जैसी दवाइयां हैं ना, ये क्या करती हैं, ये जो रुकावट वाला चीज थी ना, इस रुकावट को हटा देंगी। अगर रुकावट को हटा देंगी तो हमारे बॉडी के जो टी सेल होंगे वो यहाँ पे कैंसर सेल्स को यहाँ पे अटैक कर पाएंगे। यही काम है केट्रूडा का। केट्रूडा यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट, मैंने बताया टारगेटेड, तो स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर यहाँ पे बाइंड करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है इम्यून सिस्टम के माध्यम से, उनको डिस्ट्रॉय करने के अंदर यहाँ पे हेल्प करता है। अब ये जो दवाई है ना, ये दरअसल में कंपनी का खुद का पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम है, उसके माध्यम से अवेलेबल करवाई जाती है। काफ़ी महंगी ये दवाई है, लगभग 10 लाख के आसपास की तो टोटल कॉस्ट जो है पड़ती है, पर इंश्योरेंस के माध्यम से आप इसको यहाँ पे ले सकते हो। अदरवाइज भी बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब प्राइस वगैरह तो नहीं ध्यान रखना, पर केट्रूडा के बारे में बातें जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। दोस्तों नीति आयोग ने ना अभी 2 रिपोर्ट्स रिलीज करी हैं, एक है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया, और उसकी एक सर्वे रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग R&D इन इंडिया। अब R&D की देखो अभी हमने 5 मिनट पहले ही बात करी। इस रिपोर्ट के माध्यम से नीति आयोग ये चाह रहा है कि भारत के अंदर R&D इकोसिस्टम यहाँ पे शानदार हो, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन भी दी हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ पे समस्या है R&D के अंदर। देखो सबसे पहली चीज़ तो ना थोड़ा मैं आपको डेटा दे देता हूँ। अगर हम बात करें ना भारत का कितना खर्चा आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वो 0.64% ऑफ GDP के आसपास है। ये नंबर बहुत 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 ज़्यादा कम है। बाकी देशों में 2%, 3% और भी ज़्यादा के लोग खर्च करते हैं, पर भारत में तो ये नंबर 0.64% बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिलीज करता है, उसमें भारत ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। जैसे 2015 में हमारा रैंक था 81 और 2025 में हमारा रैंक 38 हो चुका है। तो इंडिया हैज बीन इंप्रूविंग इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बाकी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ANRF के बारे में समझाया था, हमने 14,000 करोड़ के बजट के साथ यहाँ पे ANRF को भी एस्टेब्लिश किया। तो भारत ने और भी बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख करोड़ का हमने RDI फंड बनाया। RDI फंड जो है बेसिकली एक स्कीम है हमारी, RDI स्कीम, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। इसके अंतर्गत ना हमने 1 लाख करोड़ का हमने यहाँ पे फंड यहाँ पे क्रिएट किया है, ताकि ऐसे रिसर्च जो कहीं ना हाई रिस्क और डीप टेक्नोलॉजी वाले होते हैं। देखो पॉइंट पता क्या है, आज का टाइम वो है जब आपको डीप टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। पर डीप टेक्नोलॉजी में एक इशू पता क्या है, कि ये आपके लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के यहाँ पे फंड्स होते हैं, मतलब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट्स होते हैं। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मतलब कि पैसा आप इनमें आज लगाओगे पर आपको रिटर्न बहुत लंबे टाइम बाद मिलेगा। पर देखो ऐसा थोड़ी है कि हम अच्छा AI से रिटर्न बाद में मिलेगा तो हमें सिर्फ पैसा ना लगाएं, डीप टेक्नोलॉजी भी पैसा ना लगाएं, पैसा तो लगाना पड़ेगा, फंडिंग तो देनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
अब इसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पे ये हाई रिस्क और डीप टेक रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ का यहाँ पे फंड यहाँ पे क्रिएट किया गया है। यहाँ पे इसकी नोडल एजेंसी आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पे एएनआरएफ इसको यहाँ पे देख रहा है। तो ये भी एक स्कीम है अपने आप में। इसके अलावा हमारा नेशनल क्वांटम मिशन, ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए है। सेमीकंडक्टर मिशन है भारत का, सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। ये भी अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं, निधि प्रोग्राम, बायरैक, आईडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे हमने डिस्कशन किए हुए हैं। सारे हमारे क्या करते हैं, दरअसल में हमारे स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहे हैं या फिर इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा जियो स्पेशल पॉलिसी, स्पेस पॉलिसी, बायो ई3, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पे काम कर रहे हैं। पर नीति आयोग का ऐसा कहना है कि कुछ अभी भी समस्याएं हैं। क्या? पहली चीज़ तो भारत में R&D फंडिंग जो है वो फ्रेगमेंटेड है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज हैं जो इसके रिगार्डिंग काम कर रही हैं R&D के लिए। अब उससे पता क्या होता है, उससे डुप्लीकेशन होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक काम है, उस काम को मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, और हम सब लोग सेम ही टीम का हिस्सा हैं, तो दरअसल में हमारे एफर्ट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, हम इनएफिशिएंट तरह से काम कर रहे हैं। तो ये एक इंडिया में समस्या है R&D के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो रिसर्चर्स होते हैं ना, उनको अपना बहुत सारा समय कंप्लायंसेस के ऊपर लगाना पड़ता है। कंप्लायंस मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। वो इन्हीं सब में फंस के रह जाता है, लीगल पचड़ों में ही फंस के रह जाता है, और वो दरअसल में रिसर्च के ऊपर पूरा फोकस कर ही नहीं पाता। ये आप इसको रेड टेपिज्म भी एक तरह से कह सकते हो कि हम प्रोसेस में ज़्यादा फंस के रह गए हैं, आउटकम रिसर्च के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। उसी की तरह साथ अगर हम बात करें तो नॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हैं भारत के अंदर इनोवेशन के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें, भारत में अकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत ही खराब है। अकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन मतलब कि हम जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और जो इंडस्ट्री में जिस चीज़ का रेलेवेंस है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है, पर क्या वो रिसर्च फायदेमंद है इंडस्ट्री के लिए, ये किसी को पता ही नहीं है। तो इंडस्ट्री के साथ जब तक लिंक नहीं होगा तो क्या फ़ायदा ऐसी रिसर्च का। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, R&D जो है ना इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पब्लिक फंडिंग के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बहुत ज़्यादा कम है। जैसे अगर हम बात करें ना भारत की, तो भारत में पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 60% है, एंड प्राइवेट सेक्टर का लगभग 35-36% आपको देखने को मिलेगा। बाकी और देशों की बात करें, वहाँ पर तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन 70% ज़्यादा होता है। तो भारत में जो इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है ना R&D का, वो पब्लिक सेक्टर का रोल है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो रिसर्च हो भी गई, उससे कुछ एप्लीकेशन निकल के नहीं आती। ठीक है, तो ये भी सारे इश्यूज हमें यहाँ पे नीति आयोग ने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें ना, नीति आयोग ने यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन भी दी हैं। देखो सबसे पहले ये बात है कि भाई आपस में ना मिलकर कोऑर्डिनेटेड ढंग के अंदर काम करो। ये जो इतना सारा फ्रेगमेंटेशन आपने कर रखा है, डुप्लीकेशन कर रखा है, बहुत देरी हो जाती है पैसा मिलने के अंदर, इस देरी को यहाँ पे कम किया जाए, फंडिंग को आप रैशनलाइज करो। इसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि अगर हमें यहाँ पे एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पर आउटकम बेस्ड एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल रूल्स रखने होंगे। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आपने पैसा दिया, किसी को फंडिंग दी, ठीक है, अगर मान लो उसने अच्छा कुछ आउटपुट दिखाया, आउटकम निकल के आया, उसको आगे और फंडिंग दी जा सकती है। ठीक है, उससे पता क्या होगा, आप इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हो, आपकी रूल्स जो होते हैं ना फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। क्योंकि देखो डीप टेक स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, वहां पर ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। फिर जो इतना ज्यादा आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स आपने बना रखे हैं, उसको कम करना होगा। उसके लिए आप सिंगल विंडो, ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी सिस्टम यहाँ पे लेकर आओ। ऐसा नहीं है कि जो रिसर्चर है वो पूरा रेगुलेशन में फंस के रह जाए और उसके मेन रिसर्च के ऊपर फोकस करने का टाइम ही ना मिले। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे हमारे जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग, उसका इस्तेमाल किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का इस्तेमाल करो, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, अगर ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे ना, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा देश के अंदर जो है R&D का सिस्टम और ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा यहाँ पे नीति आयोग ने यहाँ पे माना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था बहिष्कृत हितकारिणी सभा के रिगार्डिंग, तो यस, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ही फाउंड किया था, तो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों हंटर कमीशन की बात करें, देखो हंटर कमीशन की जब मैं बात करता हूँ ना, तो आपको 2 हंटर कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। देखो एक पता क्या है, एक फॉर्म हुआ था 1882 के अंदर। ये जो 1882 के अंदर हंटर कमीशन फॉर्म हुआ था ना, ये फोकस करता था हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे रिफॉर्म करना है। फिर 1919 में एक आपका हंटर कमीशन फॉर्म हुआ था, वो था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये हमने कल डिस्कस भी किया था। 1929 में कोई ऐसा नहीं था। एजुकेशन के लिए जो हुआ था ना, वो आपका 1882 वाली बात है।
1919 में जो हुआ था जलियांवाला बाग के लिए था। सेकंड स्टेटमेंट इज यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी एनसो की बात कर लें, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की बात करें तो बिल्कुल ये एक ओशियन एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन ही है पैसिफिक के अंदर ही, जहां पर ये सारी चीजें हमें होती हैं, और हमने पूरा इसका मैकेनिज्म कल डिस्कस कर लिया था, तो ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।